नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना घटना भी एकदम हालिया है। बीते साल यानी 2022 के 31 दिसंबर को गोरखपुर जिले के काकराखोर गांव के पास, जो बेलीपाड़ थाना क्षेत्र में पड़ता है, एक युवती का शव मिला। 31 दिसंबर की रात, आप समझ सकते हैं, घरा कोहरा। गोरखपुर जो उधर घाघरा और उसकी बेल्ट में है, गंगा के, वहां कोहरे का पड़ना बहुत आम बात है। सर्दियों में घने कोहरे के बीच किसने इस लड़की को, उसके चेहरे पर पंच के निशान और गले में कसावट के निशान मौजूद थे, यानी गला दबाकर या स्ट्रेंगुलेट करके लड़की को मारा गया था। भीड़ इकट्ठा हुई, पुलिस को खबर हुई, पुलिस आ गई, डॉग स्क्वाड आ गया। लड़की की उम्र देखने में कोई 23-24 साल लग रही थी। पुलिस को लाश के पास ही एक रेलवे का लाल रंग का पास मिला। आप जब भी ट्रेन में सफर करते होंगे तो आप देखते होंगे कि रेलवे का कर्मचारी पास ऐसे रखता है जेब में, ताकि दूर से दिखाई पड़े कि ये रेलवे का पास लिए हुए कर्मचारी है, यानी रेलवे का कर्मचारी है। पास पर रेलवे के पास पर जो पता लिखा हुआ था, उस पते पर पुलिस पहुंच गई। रेलवे के पास पर जो जिला लिखा हुआ था वो भभुआ का था। भभुआ बिहार में पड़ता है और बिहार के उस इलाके का रहने वाला व्यक्ति, जिसका नाम राम रत्न सिंह था। भभुआ का नहीं, चंदौली का। चंदौली और भभुआ एकदम आस पास हैं। राम रत्न सिंह जो पास होल्डर का नाम दिया था, वो ये दिया हुआ था और उसका पता चंदौली मुगल सराय लिखा हुआ था। पुलिस राम रत्न सिंह के पास पहुंची, उसको शव की वो फोटोग्राफ दिखाई तो उन्होंने बताया कि ये मेरी बेटी सरिता है और हम लोग भभुआ के रहने वाले हैं, रेलवे में कर्मचारी हैं। चंदौली में इनका जो रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टर्स बने हैं, उसमें वो रहते हैं। पुलिस ने आगे जानने की कोशिश की कि ये यहां कैसे आ गई गोरखपुर। गोरखपुर में ककराखोर गांव के पास बेलीपार में जो है, वहां पर इसकी लाश मिली है। उसने कहा, साहब मुझे शक है कि ये पिछले 3-4 सालों से जिस लड़के के साथ इसके संबंध हैं और जिसके साथ ये रह रही थी, ये उसी की करतूत होगी या उसके किसी जानने वाले की करतूत होगी। बहरहाल उसका भी नाम पता उसने बताया कि वहीं आसपास का रहने वाला मारुति नंदन मौर्य और पवन उसका नाम है और वो भी उसी इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने थोड़ी बहुत मेहनत की और मारुति नंदन उनको मिल गया। बेलीपार का रहने वाला था मारुति नंदन भी। बरबसपुर उसका गांव था। पुलिस ने पूछना शुरू किया कि आखिरकार इसकी हत्या क्यों की, तुमने की, किसी और ने की, और क्या कारण हो सकता है। उसने बताया कि वर्ष 2018 में मेरी सरिता से मुलाकात फेसबुक पर हुई, यानी फिर वही फेसबुक की आप प्यार की दास्तान शुरू की। धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे के करीब आ गए। बनारस और चंदौली चूंकि बहुत सटा हुआ है, बनारस में एक रूम हमने रहने के लिए या सरिता के रहने के लिए ले लिया।
मैं उसका खर्च उठाने लगा और ज़्यादातर समय मैं उसी के पास रहने लगा बनारस में। मैं कोशिश कर रहा था कि ये किसी तरह से गोरखपुर आकर रहने लगे, लेकिन उसने बताया कि बनारस की बात तो समझ में आती है, बगल में हमारा भभुआ जिला है, यहाँ पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए, कोचिंग के लिए हमारे यहाँ से लोग आते हैं, तो वो मैं घर वालों को एक्सप्लेन कर लेती हूँ, लेकिन गोरखपुर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं गोरखपुर नहीं आ सकती। बहुत प्रयास के बाद भी जब वो गोरखपुर नहीं आई, तो हमने उसके लिए, चूंकि वो नर्सिंग का उसके पास डिप्लोमा था, उसके लिए एक नौकरी लखनऊ में तलाश की। लखनऊ के एक नर्सिंग होम में उसे आराम से नौकरी मिल गई और वहीं एक रूम लेकर पास में, नर्सिंग होम के पास में ही हम दोनों फिर रहने लगे। लेकिन इस बीच में हम दोनों के बीच इस बात को लेकर विवाद होने लगा कि तुम किसी और से भी बात करती हो। वो मेरी हर बात का कोई न कोई जवाब बता देती थी, कॉल लॉग दिखा देती थी, चैट के डिटेल्स कभी उसने दिखाए नहीं। जब भी मैंने कभी चोरी से मोबाइल उठा के जो सोशल मीडिया एप्स हैं, जो जैसे व्हाट्सएप है, वाइबर है, या फेसबुक का जो मैसेंजर है, इसमें मुझे किसी तरह के दूसरे व्यक्ति से बातचीत नहीं देखी गई या नहीं पता लगी मुझे, मेरे तमाम प्रयासों के बाद भी। लेकिन फिर भी मेरा ये शक बना रहा कि ये किसी और से भी बात करती है। ये कह के मैं उसके पास से गोरखपुर चला गया कि हम इतनी दूर नहीं रह पाएंगे, अब तुमको हर हाल में गोरखपुर आना होगा। बात फिर वही शादी पर आकर अटकने लगी। इसी बीच सरिता ने यह बताया कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है, बिहार में ही कहीं पर, और यहां तक कि मैं जब छुट्टी गई थी इस बार, तो उन्होंने मेरी सगाई भी कर दी। ये बात सुनकर आग बबूला हो गया मारुति नंदन उर्फ पवन। उसने कहा कि तुम आज ही घर जाओ और घर वालों को ये बताओ कि मेरे फला फला से संबंध हैं और ये सगाई आप फौरन तोड़ दीजिए, अभी सिर्फ सगाई हुई है, मैं किसी कीमत पे उसके सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। सरिता अपने गांव गई और उसने माँ बाप से साफ साफ कह दिया कि ये जो आपने सगाई की है इसको फौरन तोड़ दीजिए, वरना मैं शादी से पहले भाग जाऊंगी, तुम्हारी समाज में बदनामी होगी, चार बात तुम्हें लोग कहेंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती, इसलिए बेहतर है कि वो सगाई तोड़ दी जाए। घर वालों ने यही किया। लड़के वालों के यहां जाके माफी तराफी जो भी मांगनी थी मांगी और सगाई को तोड़ दिया। सगाई तोड़ के जब वो फिर आई तो मारुति नंदन को बताया कि मेरे घर वालों ने वो सगाई भी तोड़ दी है, अब तुम्हें शादी करनी होगी। मारुति नंदन ने फिर वही शर्त रखी कि तुम पहले गोरखपुर आकर रहना शुरू करो, मैंने तुम्हारे लिए बनारस में कमरा लिया, रूम लिया, घर लिया, लखनऊ में तुम्हारे लिए रूम लिया, घर लिया, मैं पहले से ही गोरखपुर में एक मकान लेकर रहूंगा और वहीं शादी करूंगा। इस पर किसी कीमत पर सरिता राजी नहीं हुई। सरिता ने कहा अगर मैं वहां रहूंगी तो तुम्हारे घर वाले हमें मार देंगे, शादी तुम्हें लखनऊ में करनी पड़ेगी, परिवार को यहीं बुलाना पड़ेगा, मेरे नर्सिंग होम का स्टाफ रहेगा ताकि तुम्हारे घर वाले मेरे साथ कोई बदसलूकी न कर सकें।
बात इसी पर बिगड़ गई। मारुति नंदन कहता है मैं वापस गोरखपुर चला गया। अब तक घर वालों को भी भनक लग गई थी। घर वालों ने भी खोजबीन शुरू की और अल्टीमेटली उनको ये पता लग गया कि भभुआ की रहने वाली एक लड़की है सरिता, जिसके साथ ये बनारस में भी रहा और जिसके साथ ये लखनऊ में भी रहता है। झूठ सांच बातें बताकर कि मैं फलां जगह नौकरी करता हूं, फलां जगह नौकरी करता हूं, ये वहां बना रहा। घर वालों ने इससे कहना शुरू किया कि वो गैर बिरादरी के लोग हैं, उनके यहां हम किसी कीमत पे शादी नहीं करेंगे। तुम शादी बेशक न करो, लेकिन वहां शादी नहीं करेंगे। मारुति नंदन कहने लगा कि मैं बड़े और लंबे मानसिक तनाव में आ गया और फिर मैंने ये डिसाइड किया कि 4 साल से जिस लड़की के साथ मैं लिव इन रिलेशन में रह रहा हूं, उसको अपने रास्ते से हटाऊंगा। बहाना खोजे नहीं मिल रहा था। लखनऊ जाके ऐसा करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। गोरखपुर वो किसी कीमत पर आने को तैयार नहीं थी। मैंने 30 दिसंबर को उससे बात की और ये कहा कि तुम आ जाओ तो हम लोग नया साल नेपाल में सेलिब्रेट करेंगे। पिछले 3 सालों से अलग अलग जगहों पर जाकर ये न्यू ईयर सेलिब्रेट करते थे। लिविंग रिलेशन के ये दोनों कपल, ये दोनों लोग, वो जानता था कि अगर मैं उसे गोरखपुर बुलाऊंगा तो वो कभी नहीं आएगी, इसलिए नेपाल की बात कह के उसने गोरखपुर बुलवाया। गोरखपुर जैसे ही वो आई, उसने टीपी नगर में उसको रिसीव किया बस से उतरने पर, और फिर बाइक पर बिठाकर उनवल, महादेवा और बाकी जगहों पर ले गया। उससे ये कहा कि हम लोग यहीं रात में होटल में रुकेंगे और सवेरे यहीं से नेपाल के लिए बस मिलेगी, हम लोग नेपाल घूम कर आते हैं। 1 तारीख को हम लोग नेपाल में ही रहेंगे। लास्ट जब वो महादेवा से घूम कर आ रहा था तो घर के पास ही मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे फिर उनका विवाद हो गया। मारुति नंदन बार बार ये कह रहा था चलो सब बातें ठीक हो गई, तुमने अपनी सगाई तोड़ ली, हाँ अब शादी भी करेंगे, बस केवल एक बात और मान लो कि तुम यहीं गोरखपुर में, तुम्हारे लिए हम नर्सिंग होम में नौकरी ढूंढ रहे हैं, किसी नर्सिंग होम में अगर नौकरी मिल जाएगी तो तुम आकर गोरखपुर ही रहो, यहाँ मेरे लिए आसान होगा घर वालों को मनाना और फिर शादी ब्याह करना। उसने मना कर दिया। फिर उसने कहा अच्छा चलो हम लखनऊ में ही शादी कर लेंगे, लेकिन ये तो बता दो कि तुम इस समय किसके संपर्क में हो, तुम्हारी इस समय किससे बात होती है। और फिर जैसे होता है, सरिता ने कहा कि फिर आ गए तुम अपनी औकात पर। इस तरह की नोक झोंक की बातें थोड़ी देर इन दोनों के बीच होती रही। इसी बीच ककराखोर गांव के पास ही उसने मोटरसाइकिल रोक दी। जेब से अपना वो पंच, जिसे पंजा कहते हैं, यहां लगा होता है, लोहे का भी होता है, एल्युमिनियम का भी होता है, उसे लगा लिया और जोर का पंच इसके चेहरे पर मार दिया। गिर पड़ी। इसके दुपट्टे से, सरिता के दुपट्टे से उसके गर्दन को तब तक कस के रखा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। उसके बाद उसका मोबाइल और अपना मोबाइल, दोनों मोबाइल लेकर वो ऑटो से राजघाट पहुंचा। राजघाट पुल पर खड़े होकर उसने अपना और सरिता दोनों का मोबाइल नदी में फेंक दिया।
फेंक के फिर वहां से वापस आया, घर वापस नहीं गया, बस पर बैठकर, लेकिन पंच मारते समय उसके हाथ में काफी चोट लग गई थी, कई बार पंच उसके चेहरे पर मारा था। बस पर बैठकर वो लखनऊ के लिए रवाना हुआ, लेकिन बीच में ही किसी स्टेशन पर वो हाथ दर्द की वजह से उतर गया। उतरने के बाद फिर दूसरी बस करके वो वापस अपने घर चला गया। उसी के बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया। लब्बो लवाब ये कि वर्ष 2018 से लिव इन रिलेशन में रहने वाले लड़के ने लड़की को 4 साल के इस रिलेशन के बाद मार दिया। मारा अपने घर के पास ही, लाश को छोड़ा और फरार हो गया। पुलिस ने मारुति नंदन उर्फ पवन को गिरफ्तार किया और आज यानी 4 तारीख को उसे जेल भेज दिया। आज की घटना। आज फिर 4 साल के लिव इन रिलेशन का अंत हमेशा की तरह लड़की की हत्या के साथ हुआ। आज भी लड़की की ही जान गई, सिर्फ इस शक में कि उसकी किसी और से बात चल रही है। हाल फिलहाल में मैंने लगभग अपराध की 10 ऐसी घटनाएं बताई हैं जिनमें 6 लिव इन रिलेशन की हैं। लंबे लंबे समय से लिव इन रिलेशन में रहने वाले लड़के लड़की में लड़की की ही हत्या हुई है और ज्यादातर 6 में से संभवतः 5 में इसी शक में हुई है कि लड़की किसी और से बात कर रही है, लड़की किसी और के टच में है, लड़की का संबंध किसी और से हो गया है। मारी लेकिन लड़कियां ही गईं। मेरे कहने का मतलब कि बेवफाई इस तरह की कि रह मेरे साथ रही है, रिचार्ज मैं करा रहा हूं फोन का, बात किसी और से हो रही है, घुमा मैं रहा हूं, बात किसी और से हो रही है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। शक और इस बात का कि किसी और के संपर्क में आ गई है। 4-4, 3-3 साल के लिव इन रिलेशन आप याद करिए, पिछले 15-20 दिनों में जितनी लिव इन रिलेशन में हुई हत्याओं के बारे में मैंने बताया है, सबका हश्र यही हुआ है। अब सवाल यह है कि सिर्फ लड़की की ही किसी और से बात हो रही है, इसका कोई प्रमाण नहीं है और इन घटनाओं में शामिल सभी लड़के, मतलब ऐसा लग रहा है कि बेवफाई सिर्फ लड़की के हिस्से की है और इन घटनाओं में जितनी घटनाएं हैं उनमें जो लिव इन रिलेशन लड़के लड़की के बीच में है, तो ऐसा लगता है कि सभी लड़के सुबह शाम गंगा जल से नहा के पवित्र रहते हैं, लिविंग रिलेशन में रहते हुए वो किसी दूसरी लड़की की तरफ देखते भी नहीं हैं और अगर गलती से आंख किसी दूसरी लड़की पर पड़ जाए तो अपने हाथ में चिकोटी काट के ये टेस्ट करते हैं कि ये सही था या भ्रम था। इतने शुद्ध ये सब लड़के, यानी बेवफाई का आरोप या बेवफाई सिर्फ लड़कियों के हिस्से में आ गई, मतलब शक का जीन सिर्फ लड़कों के डीएनए में है, लड़कियों के डीएनए में नहीं है। वो घटनाओं से तो यही लगता है। शक करना सिर्फ लड़कों का कॉपीराइट है, कोई और इसे चुरा नहीं सकता और यही बात मेरी समझ से परे है।
शक कि ये दूसरे से बात करने लगी, शक कि खर्चा हम दे रहे हैं, ये दूसरे से बात कर रही है, शक घुमा फिरा मार्केटिंग हम करा रहे हैं, ये दूसरे से बात कर रही है। शक और सिर्फ शक, लड़कों का शक लड़कियों पे, और बाद में ये मारी गई। 3-3, 4-4 साल के लिव इन रिलेशन हत्या के साथ खत्म हुए। अगर इसको आप इसका दूसरा जो पक्ष है, सिक्के का दूसरा पहलू है, अगर इसको जरा सा समझने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि जब भी इन घटनाओं में लड़कों की गलती पकड़ी गई होगी, लड़कों की यही हरकत जो वो लड़कियों पे शक करते हैं पकड़ी गई होगी, तो पहला काम लड़के ने किया, लड़की को हलाक कर दिया कि ये बात कहीं और न जाए, ये बात किसी और को पता न लगे। ये दूसरा पहलू है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब बात कौन सी सही है, क्यों हर घटना में ये लड़कियां ही मारी जा रही हैं? और लिव इन रिलेशन जिसका चलन बिल्कुल नया नया है, हम लोगों के जमाने में कभी होता नहीं था, इसीलिए लिव इन रिलेशन के क्राइम अपनी नौकरी की शुरुआत में करीब 20 साल तक मेरे सामने नहीं आए। प्यार मोहब्बत की हजारों घटनाएं हुई, लेकिन लिव इन रिलेशन में ये मेरे इस तरह के कोई अपराध 90 से 2005 2010 तक मेरे सामने नहीं पड़े, और ये अब पढ़ना शुरू हुए तो ऐसे हुए कि झड़ी लग गई। कारण क्या है, क्यों सिर्फ लड़कियों पे ये शक? 4-4 साल रहने के बाद, बिना शादी के रहने के बाद, कहीं कहीं तो बच्चे भी हो गए उस गाजियाबाद वाले केस में, जिसकी अपनी लिव इन रिलेशन की उस लड़की को शिमला में ले जाके मार के फेंक दिया। 2 साल की बच्ची भी है उसकी, शादी लेकिन नहीं हुई है, मारी लड़की ही गई। तो ये जो इसका कारण मेरी समझ से तो बिल्कुल परे है कि आखिर लड़कियां ही क्यों मारी जाती हैं, या इन सारी घटनाओं में लड़कियों की हत्या क्यों हुई? लड़के इतने दूध के धुले इनमें से कि किसी पे किसी ने कभी शक भी नहीं किया, कभी तू मैं भी नहीं हुई, सीधा और सीधा लड़कियों की हत्या हुई। आज किस्सा गोई परिवार के लोगों पर मैं ये बात छोड़ता हूं कि वो बताएं कि सिर्फ लड़कियां ही क्यों लिविंग रिलेशन के ब्रेकअप के समय या लिविंग रिलेशन में गड़बड़ी के समय सिर्फ लड़कियां ही क्यों मारी जा रही हैं, और वो भी बेवफाई के शक में, और लड़के आज तक बेवफा हुए ही नहीं हैं। बताइएगा जरूर। बहुत जमाना हो गया आपकी राय लिए हुए, सालों साल निकल गए, लेकिन आज मैं भी अपने ज्ञान चक्षु खोलना चाहता हूं। मैं भी अपने नॉलेज में, ज्ञान में, अपराध के ज्ञान में, अपराध की जो साइकोलॉजी है उसके ज्ञान में इजाफा करना चाहता हूं। तो किस्सा गोई परिवार के अपने सभी सुधी श्रोताओं में, अच्छा, हमारे सभी श्रोताओं में एक से एक बढ़कर विद्वान हैं। आप कमेंट्स देखिए, एक एक पन्ने के कमेंट हैं, A4 साइज वाले, बहुत ही धुआंधार विश्लेषण भी करते हैं। तो इसलिए कम से कम जितना बड़ा हमारा परिवार है उसमें 50% तो मान लिया उन बच्चों को, कम उम्र के बच्चों को अगर हटा दें, तो सुधी श्रोताओं में जो परिपक्व हैं, जिन्होंने दुनिया देख ली है, जो समाचार पत्र और टीवी पर आने वाली खबर को रोज देखते हैं, कम से कम 50% लोग ऐसे जरूर होंगे। तो उनसे आज मेरा निवेदन है कि आप अपनी टिप्पणी, अपनी समझ से, अपने हिसाब से क्या कारण है,
ये हमको जरूर बताएं। वो सिर्फ हमारे ही ज्ञान में नहीं, बाकी लोगों के ज्ञान में भी, उनके भी ज्ञान चक्षु खुलेंगे, उनकी भी नॉलेज में इजाफा होगा। इसलिए बहुत दिनों बाद मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, और बहुत सीरियसली जानना चाहता हूं। आप भी सोचिए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि लड़कियां ही मारी जा रही हैं? 35 टुकड़े, 40 टुकड़े, 50 टुकड़े, 100 टुकड़े, गला दबा के मार दिया, खींच के मार दिया, गोली मार दी, सिर्फ इसलिए कि साहब बेवफाई है, ये किसी और से चक्कर में पड़ गई। इसलिए कृपा करके आप अपना अपना विचार, अपने मत, अपना विश्लेषण डिटेल में थोड़ा समय दें। बहुत साल से आपको मैं समय रोज देता हूं, आपने हमें समय नहीं दिया है। आज समय दीजिए ताकि मैं भी जान सकूं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। 2018 में इनकी पुत्री की जान पहचान फेसबुक के माध्यम से एक मारुति नंदन मौर्य नाम के व्यक्ति, जो कि बेलीपार थाना का रहने वाला है, जनपद गोरखपुर का, उससे हो गई थी। लड़की अक्सर उसी के साथ रहती थी। उन्हीं की पहचान के आधार पर और उनके द्वारा दी गई प्रार्थना पत्र के आधार पर जनपद गोरखपुर के थाना बेलीपार पे मुकदमा पंजीकृत किया गया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई गई। एफआईआर के आधार पर जब मारुति नंदन मौर्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा पूरी घटना को कबूला गया है।